हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या इसको पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट को क्लासिफाई करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे शुरू में क्या था कि हमारे पास 5-10 एलिमेंट्स ही थे, तो उनके प्रॉपर्टीज को हम लोग इंडिविजुअली भी याद रख सकते हैं। अगर आपके पास 5-10 एलिमेंट ही हो तो उनका प्रॉपर्टीज याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब आपके पास 100 की संख्या में एलिमेंट हो, जैसे अभी हमारे पास 118 नॉन एलिमेंट्स हैं, तो उनका प्रॉपर्टीज याद रखना उतना आसान काम नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास 4-5 बुक्स हों तो उनको आप आसानी से किसी टेबल पे रख सकते हैं और आपको याद रहेगा कि ऐसे ऐसे ये बुक रखा हुआ है। लेकिन वहीं आपके पास सैकड़ों बुक हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर अलमीरा और एक लाइब्रेरी बनाना होगा जिसमें सबको वेल अरेंज्ड तरीके से रखना होगा ताकि समय पे आप उस बुक को ढूंढ पाएं। जैसे लाइब्रेरी में क्या है, कई सारे बुक्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो उनको अलग अलग रखा जाता है। जैसे कि एक अलमीरा है, उसमें केवल साइंस का बुक रखा हुआ है डिफरेंट पब्लिकेशंस का। उसी तरह से दूसरे अलमीरा में केवल हिंदी का बुक रखा होगा, एक अलमीरा में केवल हिस्ट्री का बुक रखा होगा। तो उसी तरह से जब हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हो गए तो उनको उनके प्रॉपर्टी के आधार पर पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया गया और फिर हमारा ये फाइनल पीरियोडिक टेबल तैयार हो गया। लेकिन आपको ये सुनने में जितना आसान लगा कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को उठा के रख दिया एक ग्रुप में, हो गया अपना पीरियोडिक टेबल तैयार हो गया, ये इतना आसान नहीं था। इसमें कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना एफर्ट लगाया, अपना प्रयास किया और उसके बाद हमारा ये फाइनल पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ। वही नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है, देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट and it is very difficult to study the properties of all these elements separately। इनका प्रॉपर्टी अलग अलग याद रखना आसान नहीं था। अगर 5-10 की संख्या में होते तो हम अलग अलग याद कर लेते। तो इनका चूंकि प्रॉपर्टी याद रखना आसान नहीं था, इसीलिए इन सभी एलिमेंट को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा गया ताकि इनका प्रॉपर्टी याद रखना आसान हो जाए। तो इन्हीं को अरेंज करने के क्रम में कुछ साइंटिस्ट ने शुरुआती एफर्ट्स लगाए, तो अब हम लोग उनको पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल तैयार करने के क्रम में सबसे पहला एफर्ट जो था वो लेवोजियर का था। लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो चलिए इनका एफर्ट हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। तो लेवोजियर के समय पे जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने 2 क्लासेज में क्लासिफाई कर दिया, 2 पार्ट में। एक को मेटल बोल दिया और दूसरे को नॉन मेटल बोल दिया। अब हम लोग जानते ही हैं कि जितने मेटल्स हैं उनका प्रॉपर्टी अलग होता है और सारे मेटल्स सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, और जितने नॉन मेटल्स हैं उनका प्रॉपर्टी मेटल से तो अलग होता है लेकिन आपस में सारे नॉन मेटल सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये 2 क्लासिफिकेशन दे दिया लेवोजियर ने। लेकिन बाद में जब मेटलॉइड का खोज किया गया तो फिर ये इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया, क्योंकि मेटलॉइड तो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटलॉइड का एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब होता है। ये इनमें मेटल्स का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है और नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो यहाँ आके लेवोजियर का क्लासिफिकेशन फेल हो गया। तब जाके लोगों को समझ में आया कि इतना आसान नहीं है इनको क्लासिफाई कर देना कि मेटल नॉन मेटल, इतना ईजी नहीं है। तो फिर अगले साइंटिस्ट जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के लिए, वो थे डोब्रेनर्स। इनको इतना तो समझ आ ही गया था कि ये इतना आसान काम नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी चेक करना शुरू किया, उनके प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, कुछ रिएक्शंस करा के उनके प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया। तो इनको एक पैटर्न दिखा और कुछ रिलेशन दिखा एटॉमिक मास में और प्रॉपर्टी में। वो पैटर्न और रिलेशन ये है, ध्यान से सुनिएगा लाइन को, कि जब 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट का एक सेट ले लिया जाए, जिसे उन्होंने ट्रेड का नाम दिया था, जब 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट का एक सेट ले लिया जाए और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के अनुसार अरेंज कर दिया जाए, तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट यानी कि टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज जो होगा, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो होगा, वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू डोब्रेनर, when elements having similar properties
are arranged in the order of increasing atomic masses, then group of 3 element trade is obtained and the atomic mass of middle element of the trade being equal to the arithmetic mean of the atomic masses of other 2 elements। तो ये आपको समझ आया होगा। इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे तो ये और क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग डोब्रेनर ट्रेड्स का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला जो 3 एलिमेंट का सेट है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का सिंबल होता है Li, सोडियम का Na और पोटेशियम का K। अब इन तीनों एलिमेंट्स में डोब्रेनर को क्या सिमिलरिटीज मिला वो देखते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल हैं, पहला सिमिलरिटी। दूसरा कि इनका वैलेंसी 1 होता है, यानी कि ये मोनोवेलेंट होते हैं। मोनो मीन्स 1 और वेलेंट वैलेंसी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सभी का वैलेंसी 1 होता है। और ये सारे एलिमेंट्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जिसके कारण इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। तो ये तीनों जो मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उनको मैंने यहाँ M से रिप्रेजेंट किया है। तो उनको अगर वाटर में हम ऐड करें तो वो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिथियम होता तो उनका वाटर के साथ अगर रिएक्शन होता तो LiOH बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ सोडियम होता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। पोटेशियम होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है। ये एसिड बेस चैप्टर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसको अभी से याद रखें। तो ये सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज के कारण उन्होंने इसे एक ट्रेड में रख लिया। फिर जब उन्होंने टर्मिनल के एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज लिया तो 7 + 39/2 ये हो जाएगा 46/2 जो कि 23 यानी कि मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर हो गया। तो यही उन्हें पैटर्न देखने के लिए मिला और इसी बेसिस पे उन्होंने अपना डोब्रेनर्स ट्रेड दे दिया। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स है डोब्रेनर ट्रेड का। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में जो 3 एलिमेंट का सेट है वो एलिमेंट है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, स्ट्रोंशियम का सिंबल होता है Sr और बेरियम का सिंबल होता है Ba। इन तीनों एलिमेंट्स में उन्होंने क्या सिमिलरिटीज देखा। ये सारे फिर से मेटल हैं, लेकिन इनका वैलेंसी 2 है, इनको डाइवेलेंट बोलते हैं। और इनका ऑक्साइड जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर मीन्स कि इनके ऑक्साइड को अगर एक्वस मीडियम में लिया जाए तो वो बेस की तरह एक्ट करेंगे। तो इन तीनों सिमिलरिटीज के बेसिस पे इनको एक ट्रेड में रखा गया। और फिर जब उन्होंने इसके टर्मिनल एलिमेंट का एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन लिया तो वो अप्रोक्सीमेटली मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ गया। ये 88.5 आया जो कि 88 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 एलिमेंट का एक सेट ले लिया जाए और अगर उनके टर्मिनल एलिमेंट के मास का अर्थमेटिक मीन जो हो वो बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर हो जाए तो वो तीनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये था डोब्रेनर्स ट्रेड। इसका 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। इसका एक और एग्जाम्पल है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव और मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।